एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत इससे जस्ट पहले हमने भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है संघीय कार्यपालिका के तहत, उसमें है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संघीय कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, तो आज का अपना टॉपिक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसा हम जानते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, अर्थात भारत में ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में जो संसदीय व्यवस्था ली गई है वो यूके के संविधान से ली गई है, यानी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली जो होती है उसमें मुख्यतः दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जैसा कि अमेरिका में है तो वहां पे एक ही प्रकार की कार्यपालिका होती है, वही मुख्य कार्यपालक होता है और वही नाम मात्र का कार्यपालक होता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। कौन कौन सी? एक नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण भारत में जो राष्ट्रपति है वह क्या है? नाम मात्र का कार्यपालक है या नाम मात्र की कार्यपालिका है। जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है, अर्थात वास्तव में शासन की शक्तियों का प्रयोग या कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। किसके साथ मिलकर के? अपनी मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर के करता है। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भारत में वास्तविक कार्यपालक कौन है या वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। जबकि यह केवल प्रतीकात्मक होता है राष्ट्रपति, इसलिए इसे प्रतीकात्मक कार्यपालिका या ध्वज मात्र कार्यपालिका भी बोलते हैं। आपने रबर स्टाम्प के नाम में के बारे में भी सुना होगा। तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि नाम मात्र का कार्यपालक होने के कारण या नाम मात्र की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने के कारण राष्ट्रपति को विधि सम्मत कार्यपालिका कहा जाता है। यानी संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार समस्त शक्तियां इसी में निहित है, लेकिन यह इसका प्रयोग नहीं करता। विधि सम्मत कार्यपालक यानी डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव विधि सम्मत कार्यपालक होता है। जबकि प्रधानमंत्री को तथ्य सम्मत यानी तथ्यात्मक रूप से वास्तविक शक्तियों का प्रयोग यही करता है। तथ्य सम्मत कार्यपालिका कहा जाता है, यानी डिफैक्टो।
एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो ये विधि सम्मत कार्यपालिका या डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव होने के कारण यह राज्य का या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्र का प्रमुख होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। तो डी ज्यूरी या विधि सम्मत कार्यपालिका होने के कारण, क्योंकि यह नाममात्र का होता है, प्रतीकात्मक होता है, वास्तव में यह शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, इसलिए राष्ट्रपति को राज्य का अध्यक्ष, राजनीति में मुख्य रूप से किसी राष्ट्र के लिए राज्य शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, या फिर राष्ट्र का प्रमुख कहा जाता है। जबकि शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग और सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री करता है, इसलिए इसे शासन का प्रमुख कहा जाता है। यानी समस्त शासन चलाए जाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? प्रधानमंत्री को होता है। ये तो संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण ये बातें दिखने में तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे ये प्रश्न वर्तमान में काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आरएएस में पूछा जा चुका है और फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है कि संविधान के अनुसार विधि सम्मत कार्यपालक कौन है? तो विधि सम्मत कार्यपालक राष्ट्रपति होता है, डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव, जबकि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव तथ्य सम्मत कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है। अब हम देखें तो संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि हम देखें तो प्रधानमंत्री के लिए संविधान में केवल 3 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। ये 3 अनुच्छेद हमें याद होने जरूरी हैं, और यदि तीनों अनुच्छेद हमें याद हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास प्रधानमंत्री से संबंधित हजारों प्रश्न आ जाते हैं। यानी यहाँ पे हम देखें भारत के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम पढ़ें तो संविधान में केवल 3 ही अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर के उसके कार्यों का उल्लेख कर दिया गया है। तो संविधान के अनुसार वे 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78। यदि ये 3 अनुच्छेद हमें ठीक से याद हैं तो प्रधानमंत्री की सारी कार्य प्रणाली, सारी शक्तियां हमें याद हैं। पूर्व में हम अनुच्छेद 72 तक कंटिन्यू पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति थी, और अनुच्छेद 73 और पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं उसमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 73 में क्या है? संघीय कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। यहां मेरा उद्देश्य यह है कि एक भी अनुच्छेद हमारा शेष नहीं रहे। जैसे अनुच्छेद 395 है अपने संविधान में पूरे, तो हम उसको सारे पढ़ें, इंपॉर्टेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, जबकि जो नॉर्मल है उनको भी हम बताते चलें। तो अनुच्छेद 72 के बाद में अनुच्छेद 73 आता है, जिसमें संघीय कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार का उल्लेख किया गया है। अब संघ सरकार की या संघीय कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कहां तक होगा? वहां तक होगा। कहां तक? तो सबसे पहले बात करते हैं जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। संसद को जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, वहां तक। तो संसद किन विषयों पर कानून बनाती है? संघ सूची पे बनाती है, समवर्ती सूची पे बनाती है, अवशिष्ट सूची पे बनाती है, क्योंकि अवशिष्ट सूची केंद्र सरकार को दी गई है, संघ सूची केंद्र सरकार के अधीन ही है, उसी पे कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, संघ और इकाइयों को।
लेकिन संघ सरकार के कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है और कुछ स्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बनाती है। तो अनुच्छेद 73 के अनुसार संघीय कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार वहां तक होगा जहां तक संसद को जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 1 आता है और नंबर 2 ये आता है कि किसी भी विदेशी राष्ट्र से या इंटरनल मैटर को लेकर के राष्ट्रीय एकता व अखंडता की सुरक्षा करने के लिए किसी संधि या करार होने पर संसद द्वारा प्रयुक्त किए गए अधिकार एवं प्राधिकार तक संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। यदि इस हिसाब से हम देखें, वैसे भी अपने संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक तत्वों का अधिक समावेश किया गया है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि संघ सरकार और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और शेष जो विषय बच जाते हैं वो अवशिष्ट सूची में है। तो इनमें से 3 पर तो प्राथमिकता वैसे ही संघ सरकार को यानी शक्तियों का केंद्रीयकरण हो जाता है। संघ सूची पे भी संसद कानून बनाती है, समवर्ती सूची पे भी बनाती है, और अवशिष्ट सूची पर संसद का एकाधिकार है। और कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे आपातकाल है या कोई राज्यों द्वारा प्रार्थना की जाती है तो राज्य सूची पर भी संसद कानून बनाती है। तो ऐसे देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि भारत के लिए कानून बनाने की अंतरिम शक्ति जो है वो भारत की संसद के पास है। और संघीय कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार सूचियों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार किसी विदेशी राष्ट्र के साथ कोई संधि, करार या समझौता करती है तो उनके पालन कराने के लिए जिन अधिकारों और प्राधिकारों का वो यूज करती है उसके लिए भी वह कानून बना सकती है। तो ये अनुच्छेद 73 था। इसमें केवल आप इतना याद रखें कि अनुच्छेद 73 के द्वारा संघीय कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार किया गया है या संघीय शक्तियों के विस्तार का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के मुख्यतः 2 पार्ट किए गए हैं। इसमें हम पहला पार्ट पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 74(1). इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कि पूरी की पूरी पंक्ति आप लोगों को याद रखनी है। किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 74 में। तो जिस संस्था का स्वयं संविधान में उल्लेख होता है वो संस्था कैसी होती है? संवैधानिक संस्था होती है। तो एक प्रश्न तो यही बन गया कि मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक संस्था है। जैसे मंत्रिमंडल, कैबिनेट पहले संवैधानिक संस्था नहीं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसका संविधान में उल्लेख किया गया, उसके बाद में वह संवैधानिक संस्था बनी। तो राष्ट्रपति कैसे कार्य करता है, कैसे नाम मात्र की कार्यपालिका हो गए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से ही अपने समस्त कार्य करता है। इसकी सिफारिश से ही राष्ट्रपति अपने समस्त कार्यों को अंजाम देता है। और इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, प्रमुख कौन होता है, प्रधान कौन होता है, मुखिया कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। इस एक अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री के लिए केवल 3 अनुच्छेद हैं। 3 अनुच्छेद में अनुच्छेद 74 और 75 सबसे ज्यादा पावरफुल है।
इस एक अनुच्छेद ने ही राष्ट्रपति को नाम मात्र का बना दिया। यानी संविधान के द्वारा सारे के सारे कार्य, संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वह उनके लिए उत्तरदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस पूरी पंक्ति को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब हम देखें एक इंपॉर्टेंट चीज, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें एक चीज जोड़ी गई या एक शब्द जोड़ा गया, क्या? कि प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी बाध्य कर दिया गया राष्ट्रपति को, अब वह इसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो सबसे बड़ा संशोधन था संविधान में, और यह इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, इसलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसी के द्वारा संविधान में की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें पंथ निरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्द शामिल किए गए थे। तो एक समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी के अनुसार अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो अब यहां पे राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी हो गया, किंतु 44वें संशोधन द्वारा 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसमें लिखा गया क्या? कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, किंतु वह इसे एक बार, संविधान में मुख्यतः साधारणतया शब्द का प्रयोग किया गया है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा। लौटा सकेगा, किंतु यदि संसद उसे वापस लौटा दे, यदि वह पुनर्विचार करे तो भी ठीक है और पुनर्विचार ना करे तो भी ठीक है। यानी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देती है, राष्ट्रपति उसके अनुसार कार्य करता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि मंत्रिपरिषद उस पर पुनर्विचार करती है तो ठीक है, और नहीं करती, वैसा का वैसा वापस लौटा देती है, तो राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति देने के लिए या अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तो ये इंदिरा गांधी द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया, जबकि मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में पुनः संशोधन करके ये जोड़ा गया कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। और ये सबसे बड़ा संशोधन था, जिसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य भी जोड़े गए, न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम कर दिया गया, तथा संविधान की प्रस्तावना में अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े गए। तो इसे याद रखें, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 74(2) की। इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74(2) इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सलाह से या मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य करता है। तो इसमें न्यायपालिका के संबंधी प्रावधान है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, किसी
न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रिपरिषद के मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है। और यदि दी है तो क्या दी है। यानी इस संबंध में हम याचिका नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो दो प्रकार की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की। तो इसमें गोपनीयता भंग ना हो तो अनुच्छेद 74(2) के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को न्यायालय के दायरे से बाहर रखा गया है। अर्थात मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति को कोई सलाह देते हैं तो उस प्रश्न की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, और यदि दी है तो क्या दी है, कैसे दी है, क्यों दी है, क्योंकि इससे गोपनीयता भंग होती है। यह था अनुच्छेद 74 जो प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालक बनाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। अनुच्छेद 75, इसके भी मुख्यतः 3 पार्ट हैं, हम तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 75 1। इसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। जैसा मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री को पावरफुल बनाने वाले केवल 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 74 और 75। ये 75 कैसे शक्तिशाली बनाता है? तो शक्तिशाली प्रधानमंत्री को इसलिए बनाता है कि मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री शामिल किए जाते हैं उनके चयन करने का अधिकार केवल यानी कैबिनेट, किसे कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसे राज्य मंत्री बनाना है, किसे उप मंत्री बनाना है, किसे संसदीय सचिव बनाना है और किसे स्वतंत्र प्रभार देना है, किस मंत्री को कौन से विभाग देना है, उनमें कैसे विभाजन करना है, ये समस्त कार्य प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में इन मंत्रियों को शामिल करता है। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 75 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, न कि निर्वाचित होता है। बहुत से स्टूडेंट्स के ये ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रधानमंत्री होता है, विकल्प में दिया हुआ होता है ए विकल्प निर्वाचित, बी विकल्प नियुक्त, सी विकल्प मनोनीत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांशतः निर्वाचित कर लेते हैं। जैसे अभी आप सबके सामने हम सीधा सा अपना दिमाग लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था, निर्वाचित हुआ था। नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता। जो व्यक्ति निर्वाचित होता है वो एमपी के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में निर्वाचित होता है, यानी संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है। उसके बाद में वह जिस दल का होता है उस पार्टी के लोग या उस दल के लोग अपना उसे नेता घोषित करते हैं और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं कि ये हमारा नेता है, तो राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति ही इसे नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ लेता है। कौन सी? 2 प्रकार की, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। पद, मैं अपने पद से जुड़े समस्त कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करूंगा, और गोपनीयता में
मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए प्रशासनिक और वैधानिक कार्यों को गोपनीय रखूंगा। केवल ये संबंधित विभाग के मंत्रियों से ही ये बात शेयर की जाती है, किसी व्यक्ति विशेष से ये बात शेयर नहीं की जा सकती। तो यहां पे प्रधानमंत्री, याद रखें, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि निर्वाचित होता है। वह निर्वाचित तो केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, यानी एक सांसद के रूप में या संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है, और यह राष्ट्रपति के समक्ष ही पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री के लिए के साथ जो मंत्रिपरिषद होती है, उसमें जितने भी मंत्री होते हैं, कितने मंत्री होते हैं, लगभग 15% होते हैं। तो उन सभी मंत्रियों का चयन करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति उन सबको मंत्रिपरिषद में शामिल करता है। पहले हम ये 3 अनुच्छेद आराम से पढ़ लेते हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। बाकी और जो राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री के जो कार्य और शक्तियां हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको बड़ी सावधानी से और सूक्ष्मता के साथ पढ़ेंगे। अब यहां पे हम देखें तो इसी का एक पार्ट और आता है, अनुच्छेद 75 1A बोल दो या फिर क बोल दो, एक ही बात है। इसमें यह काफी इंपॉर्टेंट है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया, क्या कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या निम्न सदन के कुल सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। तो यहां पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि किस अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या किस वर्ष मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितना आकार रखा गया कि मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले समस्त मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, प्रधानमंत्री सहित निम्न सदन यानी लोकसभा, और यही प्रावधान राज्यों में भी लागू होता है। तो वहां पे निम्न सदन क्या है, विधानसभा। निम्न सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो वर्तमान में निम्न सदन लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543। तो 543 का 15% देख लो, उतने ही मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 75(2). अनुच्छेद 75(2) में क्या प्रावधान है कि समस्त मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। प्रसाद यानी इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। यदि कोई आपसे ये पूछ ले प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो आप 5 वर्ष लिखते हो तो वो गलत है। एक लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, न कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी राष्ट्रपति की इच्छा से ही अपने पद पे बने रहते हैं। कैसे? तो जैसे पहले हम मंत्रियों की बात करें तो यदि
ये प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है मंत्रियों को नियुक्त करवाना। तो प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी मंत्री को उनके पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के कार्य विभाग को बदल सकता है, उसे बर्खास्त करवा सकता है, उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करवा सकता है। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पे बना रहता है, अर्थात उसका निश्चित कार्यकाल नहीं है। जब तक उसे निम्न सदन में या लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही वह प्रधानमंत्री के पद पर रहता है। यदि उसने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है या लोकसभा ने उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देता है। तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत या प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 75(2). नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 75(3). ये भी इंपॉर्टेंट है, या यूं कहूं वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लगभग सभी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसमें लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी यानी संसदीय शासन व्यवस्था की यह प्रमुख विशेषता होती है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और सामान्य शब्दों में जो कार्यपालिका होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं। तो संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75(3) में, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो समस्त मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बर्खास्त समझी जाती है। यदि प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया तो समस्त मंत्रिपरिषद के मंत्री हट जाते हैं अपने पद से। इसीलिए कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। तो ये इसमें लिखा गया है। अब एक बार हम पुनः लौटते हैं अनुच्छेद 75(1) के पास। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प होता है कि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। उसके पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता है। यदि किसी पार्टी ने सरकार बनाने जितना आंकड़ा प्राप्त कर लिया है तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करना राष्ट्रपति के लिए यही होता है कि वह बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दे। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और उसे वह देखता है कि सामान्यतः यह होता है कि जो सबसे बड़े दल का नेता होता है, यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने जितना बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और राष्ट्रपति को अपने विवेक से निर्णय करना होता है तो राष्ट्रपति जो सबसे बड़े दल का नेता होता है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है या फिर किसी सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। और प्रधानमंत्री बनाने के बाद में, यानी किसी के पास बहुमत नहीं है और राष्ट्रपति ने अपने विवेक से किसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है तो उसे 1 माह के अंदर अंदर सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। यह इंपॉर्टेंट है। यदि राष्ट्रपति ने सविवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है तो ऐसे व्यक्ति को या प्रधानमंत्री को कितने दिन के अंदर अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है? तो 1 माह के भीतर उसे सदन में बहुमत सिद्ध करना होता है। यदि वह 1 माह के अंदर अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में
उसे पुनः त्यागपत्र देना होता है। अब सबसे पहले राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेक से निर्णय कब लिया? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने सन 1979 में, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने सन 1979 में चौधरी चरण सिंह को अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। जब मोरारजी देसाई सरकार का पतन हो गया था और किसी के पास बहुमत नहीं था, अलायंस टूट चुका था, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था, किंतु इन्होंने विश्वास प्रकट करने से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिया था, वो उनके विरुद्ध भी जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उन्होंने प्रस्ताव बहुमत सिद्ध करने की बजाय अपना इस्तीफा दे दिया। वैसे ही चौधरी चरण सिंह ने भी दे दिया था। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का कभी सामना नहीं किया, लेकिन इन्हें नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। इसके अलावा जब तक किसी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, वह तब तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद निर्धारित करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को एमपी के रूप में मिलने वाले वेतन व भत्ते सदैव मिलते रहते हैं, वह इसका हकदार होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। चौधरी चरण सिंह के अलावा यदि हम देखें तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उस समय भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। तो ऐसे दो प्रधानमंत्री हो गए, एक तो चौधरी चरण सिंह हो गए और एक इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी को डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। इसके साथ ही आपको एक चीज और बता दूं कि ब्रिटेन में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होगा वो निम्न सदन का ही सदस्य होगा, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना आवश्यक है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसद के किसी भी सदन का सदस्य भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लोकसभा का होना आवश्यक नहीं है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे। जब पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा से थी। इसके अलावा एच.डी. देवेगौड़ा भी राज्यसभा से थे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताऊं, एच.डी. देवेगौड़ा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य भी थे, कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। इसके अलावा आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये चार प्रधानमंत्री ऐसे थे जो राज्यसभा से थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय व्यक्ति किसी सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति उसे शपथ दिला सकता है, किंतु प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद उसे 6 माह के अंदर अंदर किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो राष्ट्रपति यदि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ दिला देता है, जैसे एच.डी. देवेगौड़ा थे जो उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी गई, तो उसके लिए यह निर्धारित है कि वो 6 माह के अंदर अंदर किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करें। यदि 6 माह के अंदर वो सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते तो वे पद से हटा दिए जाते हैं। अब अपना लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि संघ सरकार से संबंधित सभी प्रशासनिक एवं विधायी कार्य जिनके बारे में मंत्रिपरिषद ने निर्णय ले लिया है उनके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना दे, अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सूचना प्रदान करें। मुख्य रूप से इसे आप सूचना के रूप में याद रखें कि किस अनुच्छेद के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संघ सरकार के प्रशासन एवं विधायी मामलों के संबंध में सूचना प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 78 के द्वारा। इसमें क्या लिखा हुआ है? संघ सरकार यानी भारत सरकार कौन कौन से कार्य? प्रशासनिक कार्य यानी जितना भी देश का शासन चलाया जाता है उससे संबंधित, और दूसरा विधि संबंधी कानून जो बनाए जाते हैं। इन दोनों कार्यों के संबंध में मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है उसके संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करे, या प्रधानमंत्री नहीं करता है और राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर उसे वह सूचना उपलब्ध करवाए। इसके अलावा इसमें जो दूसरा आता है वो ये है कि किसी ऐसे विषय जिसके संबंध में किसी मंत्री ने तो निर्णय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रधानमंत्री उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। यानी ऐसा कोई निर्णय या फिर ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया किंतु मंत्रिपरिषद ने नहीं किया, यानी मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं लाया गया, तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखेगा। ये दो कार्य वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जा चुके हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन संबंधी मामलों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है? अनुच्छेद 78। और अनुच्छेद 78 के ही द्वारा कोई ऐसा विषय या निर्णय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। दूसरा, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये कौन कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं? तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को महान्यायवादी की नियुक्ति करने, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी केग की नियुक्ति करने, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने, इसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने के संबंध में परामर्श प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 78 में मुख्य रूप से राष्ट्रपति को शासन, प्रशासन एवं विधायी मामलों के संबंध में सूचना प्रदान करने और महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देने, इसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को महान्यायवादी को नियुक्त करने, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करने के संबंध में परामर्श प्रदान करता है। मुख्य रूप से ये 3 अनुच्छेद थे। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, जो आपके लिए निसंदेह उपयोगी होंगी। और प्रधानमंत्री के और जो कार्य हैं, जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, लोकसभा का नेता होता है, ये सब बारीकी से संबंधित जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।